हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होगे। और कुछ देर जो है शांति रही है चैनल के अंदर, और फिर ले आया हूँ मैं माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का पहली यूनिट चल रही थी। इसका 5वां लेक्चर है ये। 4 ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, तो मिलिए टाइम से मिलेंगे, वरना तो भैया भूले भटके कभी भटक आओगे तो कहोगे मैं समझाता अच्छे से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर लाइन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो माइक्रो शुरू करते हैं हम लोग। आज लेक्चर बोलता है कि कल्चर मीडिया जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए वो क्या है। तो पहले वो बताऊंगा कैसे बनती है, वो भी कोशिश करूंगा बताने की, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आज मैं इस माइक्रो के लेक्चर को। ठीक है, द कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एन एडुकेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन इज इन विच ग्रोथ इज सपोर्टेड। अच्छा चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहले ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। एक छोटा बच्चा है, तो उसको अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में रख देंगे तो कहानी ख़त्म। उसको खानी है मान लो आधी रोटी और आप खिला देंगे 4, तो भी कहानी ख़त्म है। खानी है उसे आधी रोटी और आप खिलाएंगे 1 बिस्किट, तो भी कहानी ख़राब है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया का हाल भी है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को एक फिक्स अमाउंट चाहिए होता है सारी चीज़ों का, एक फ़िक्स एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, और वो एनवायरमेंटल कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए वही लिखा हुआ है यहाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉल्युबल लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस चाहिए होते हैं, जो कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से कुछ मिल जाएँ, सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज न्यूट्रिएंट्स। और ये सब न्यूट्रिएंट्स जिस सॉल्यूशन में होते हैं उन्हें हम लोग अगर प्रिपेयर करते हैं किसी तरह से फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इज़ रिफर्ड टू एज कल्चर मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है वो कहलाता है कल्चर मीडियम। कल्चर हो सकता है एक फ़िक्स एनवायरमेंटल कंडीशन में और फिक्स न्यूट्रिएंटल फैक्टर्स में। न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए वो पिछले लेक्चर में बता दिए, फिर से यहाँ मैं नहीं बकूँगा। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारे लेक्चर्स देखते चलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिन से तो मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है कुछ। ठीक है, तो भैया सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए और जाइए पुराने लेक्चर्स देख के आइए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया। सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे मकान की बात करें तो सबसे पहले मकान के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसी तरह कल्चर मीडिया के लिए भी, और हर चीज़ के लिए पहले रॉ मटेरियल लगता है। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? पानी भैया पहले नंबर पर, तो वाटर। टू प्रिपेयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन एन, भैया जो लिखा तो वही लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो सीधी वाटर। तो टैप प्योर और डिस्टिल्ड वाटर में भी यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, क्योंकि भैया बैक्टीरिया कहीं भी हो जाता है, उसको पानी बहुत डिस्टिल्ड वाटर नहीं चाहिए। इट इज़ यूज टू डिजोल्व वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाते हैं। अगर प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कॉलेज खुलने की आ रही है मेरे को अब सुना में उड़ती उड़ती खबर, तो शायद करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छे से। यहाँ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मीन्स न्यूट्रिएंट्स के फ्लो के लिए, न्यूट्रिएंट्स के रहने के लिए एक व्हीकल का काम करता है। व्हीकल चाहिए है, जैसे आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, हर चीज़ में एक व्हीकल होता है। ठीक है, घूमने जाते हैं तो बाइक तो उठा के जाते ही हो, वो भी व्हीकल है। ऑल एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन अकर विद इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये सब जो भी होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, इसलिए वाटर तो चाहिए। वाटर तो सबसे पहली, और वाटर मैंने वहाँ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं बताया था, देख लेना वो लेक्चर ज़रूर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। Second one is peptone. It is a complex mixture of partially digested proteins, माने digested proteins का मिक्सचर है, from lean meat। अब lean meat क्या होता बताइए? नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट करके अगर पता है तो। ठीक है, हार्ट मसल्स, केसिन और फिब्रिन, इन सब का जो मीट होता है उससे बनता है पेप्टोन। ठीक है, दे मेनली सप्लाई नाइट्रोजीनियस मटेरियल एंड आल्सो एक्ट एज बफर।
ठीक है, बफर की तरह भी ये यूज़ होता है। बफर क्या होता है? बफर्स आर द सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट द pH चेंज, ठीक है, in any particular solution. It is stored in a tightly closed container because it is hygroscopic, मतलब हाइग्रोस्कोपिक होता है इसलिए टाइटली पैक करते हैं इसको एक कंटेनर के अंदर, एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, और अगर इसको आपने एयर में छोड़ दिया तो स्टिकी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक, खमीर बोलते हैं जैसे हिंदी में। और ईस्ट का यूज़ भैया आपकी ब्रेड बनाने में भी होता है। ब्रेड तो खाई होगी छोटे में, अभी भी खाते होंगे, मैं तो अभी भी खाता हूँ कभी कभी जब मन होता है तो। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ सैक्रीमाइसिस और बेकर्स ईस्ट, पहले ही बता दिए। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ग्रोथ फैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सब इसमें होता है। इट इज़ मेनली यूज एज सोर्स ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन की तरह यूज़ होता है मेनली। इट में भी सब्सटीट्यूट फॉर मीट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट के सब्सटीट्यूट में भी यूज़ होता है। मीट जरूर चलता है जो कि ऊपर बताया मैंने। और दूसरा ये आ गया मीट एक्सट्रैक्ट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लियन मीट बाई हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के तहत या के द्वारा, या बाई द हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम लोग लीन मीट का जो है मीट एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है? जिलेटिन, पेप्टोन ऊपर दिखाया था, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन, प्यूरिन, मिनरल सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ फैक्टर लाइक थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लोविन, प्रीडॉक्सिन। भैया लिखते जाओ, थ्योरी ये भी है। थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी के बहुत सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिजिकल 50-50 है, सॉरी 60-40 है, 40% समझने का, 60% थ्योरी का, तो वो भी ऐसे ही। फिर इंजीनियरिंग जो अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है वो भी पूरा थ्योरी है, केवल 1.25 यूनिट छोड़ के, ठीक है। तो अब इंजीनियरिंग के लिए तो मैं नोट्स सीधा प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वरना आप अभी मेरे नंबर पर मैसेज करें। नंबर तो शायद पता है 9140403649, तो प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जब हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे तो एक आध लेक्चर तो मतलब 1 यूनिट तो मैं लगभग पढ़ाऊंगा लास्ट वाली, क्योंकि वो अच्छी यूनिट है और वो समझाने लायक और आगे काम आएगी, इसलिए भी, ठीक है। तो मीट एक्सट्रैक्ट को देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लो, सिंपल, बहुत आसान और बहुत छोटा से लेके आया हूँ। बाकी राम कहानी तो लिख ही सकते हो, जब 4 लाइन होंगी तो आप लोगों में इतनी तो आ गई है अब हैबिट कि 3 अपने मन से बना लोगे, ठीक है। यहाँ सेंटेंस नहीं बनाता हूँ मैं, आप सेंटेंस बना लेना, ग्रामर लगा लेना, हो गया काम। नेक्स्ट इज़ एगार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक बार प्रैक्टिकल कर रहा था, अपनी बात बताता हूँ, तो मैंने एगार नहीं डाला था, तो पूरा कहानी ख़राब हो गई थी प्रैक्टिकल की। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स एल्गी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड्स, एगारोज और एगरोपेक्टिन, 70% एगारोज और 30% एगरोपेक्टिन। It contains calcium chloride, magnesium sulfate, iron, etc. It is used for preparation of solid media. सॉलिड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 2 तरह के कल्चर मीडियम बनाते हैं हम लोग, एक लिक्विड और एक सॉलिड, ठीक है। तो उन दोनों में ये सॉलिड जिसमें हम बनाते हैं उसी में यूज़ होता है, लिक्विड वाले में ये यूज़ नहीं होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सॉलिड वाले में भी इसको नहीं डाला था, तो वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने दिखाया अपने टीचर को, अपनी मैम को, तो उन्होंने कह दिया भैया तुमने तो एगार डाला ही नहीं, वरना ये तो सॉलिड हो जाता। अभी तक सॉलिड था ही नहीं, वो तो पूरा सॉल्यूशन था कंसनट्रेटेड। इसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एगार इज़ एज फॉलोज। एगार की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट एक्ट एज अ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट, पहले बताया। बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट होता है इसमें, मीन्स बैक्टीरिया को कोई ज़्यादा हार्म नहीं करता। इजीली अवेलेबल होता है और इकोनॉमिक भी होता है, ज़्यादा भैया महंगा नहीं आता। इट इज़ स्टेबल एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड यूज्ड फॉर इंक्यूबेशन। किसी भी टेम्परेचर पे लगभग स्टेबल होता है, ज़्यादा कुछ उसके हार्म्स नहीं है। गर्म कर दो तो भैया नुकसान, और ठंडा कर दो तो भी नुकसान नहीं है, सब पे स्टेबल होता है, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये तो हो गई कल्चर की। अब फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं। वैसे पढ़ाना पहले फिजिकल पैरामीटर चाहिए थे, लेकिन भैया सिलेबस तो पीसीआई ने बनाया है, उसका मैं क्या करूँ, उसमें ये बाद में लिखा है तो मैं बाद में ले आया, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। इट इज़ यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड प्रोवाइड इन लार्ज अमाउंट ऑफ बाई वाटर एंड आल्सो फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो वातावरण से लेते हैं वो तो ठीक है ही। Bacteria differ in their requirement for molecular oxygen and are divided into many groups like aerobes, anaerobes। ये पता है, एरो माने जो जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, एनारोब माने जिन्हें नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, पहला हो गया ऑक्सीजन, सेकंड वन इज टेम्परेचर। क्रिएटिविटी का ज़माना है। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, सर्वाइवल एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर तो भैया बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मी पड़ रही थी 2 महीने 2.5 महीने, मतलब 2 महीने ही बोल लो, जून में बहुत बड़ी गर्मी लग रही थी। अब पानी बरस रहा है तो ठंड लगती है। तो टेम्परेचर तो भैया इफेक्ट करता ही करता है सब पे ही। या हम इंसान पे कर रहे हैं तो बैक्टीरिया पे भी करता होगा। हाई टेम्परेचर डैमेज माइक्रोब्स, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माइक्रोब निपट जाएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, मिल्क का पॉस्चराइजेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, आगे वो भी आएगा हमारे माइक्रो में, वो भी है। तो वहाँ गर्म ही तो करते हैं, तो गर्म होने से माइक्रोब्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, बाई डी नेचरिंग एंजाइम, चूँकि उनके एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कैरियर भी डी नेचर हो जाते हैं। एंड अदर प्रोटीन्स, उनके अदर प्रोटीन्स भी अनस्टेबल होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, माइक्रोबियल मेम्ब्रेन आर डिस्टर्प्टेड बाई टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। अगर बढ़ेगा तो उसकी मेम्ब्रेन भी डिस्टर्प्टेड हो जाएगी। एट वेरी लो टेम्परेचर मेम्ब्रेन्स आल्सो सॉलिडिफाई। अगर ज़्यादा लो कर देंगे आपका खून जम जाएगा और माइक्रोब्स की मेम्ब्रेन सॉलिड हो जाएगी, तब भी वो मर जाएगा। ठीक है, तो उसको एक फिक्स चाहिए, जैसे हमें भी सॉरी, कोरोना नहीं हो रहा है। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। ये थोड़ा तो इतने नोट्स बना लीजिएगा और याद करिएगा एक सफिशिएंट, मतलब इतना तो नहीं कर पाए आप तो थोड़े बहुत पॉइंट हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं चलेगा। मतलब अगर आप एक एवरेज हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं 40-42 मार्क्स ला के 75 में, तो भैया हटा लीजिएगा। और अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो भैया पूरा पढ़ो और ऊपर जाके भी काम करो ज़रूर, क्योंकि पास होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे पढ़ो कि लोग आपसे मिलने को तरसें। 3 टेम्परेचर है, मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। ठीक है, तीनों की बात करें, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिज्म ग्रो इज़ द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, जिसपे बिल्कुल लोएस्ट। फिर ऑप्टिमम, द टेम्परेचर एट विच द मोस्ट रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकर, इस पर सबसे अच्छा है। मीन्स हम रह तो सर्दी में भी लेते हैं लेकिन बड़ी ठंड लगती है। ठीक है, तो मिनिमम हो गया। फिर ऑप्टिमम जिसमें आराम से रह रहे हैं, जैसे अभी चल रहा बढ़िया, कोई बात नहीं, गर्मी भी नहीं सर्दी भी नहीं, आराम से काम हो रहा। फिर मैक्सिमम, गर्मी थी अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले तो बहुत हो गया था। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर्स, अगर उससे ज़्यादा हो जाता तो हो सकता लोग मरने लगते। अ टेम्परेचर ओनली स्लाइटली अबव दिस पॉइंट फ्रिक्वेंटली किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई इनएक्टिवेटिंग क्रिटिकल एंजाइम्स। ठीक है, बस यही सब लिखा हुआ है, आराम से मैंने ट्रिक से बता दिया, आप आराम से इसको लिख लो, बहुत बड़ी राम कहानी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ग्रोथ टेम्परेचर, पहले -10 से 20 तक की बात करें तो उन्हें बोलते हैं साइकोफाइल। यहाँ इस ग्राफ को अगर याद कर लिया तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए पहले ग्राफ याद देख लो। फिर मान लो 12 से 40-45 तक मीज़ोफाइल्स, फिर 40 से 80 तक थर्मोफाइल्स। थर्मल बहुत हीट हो गई 80 डिग्री भैया, अभी जो गर्मी पड़ी थी वहाँ 40-42-44 हुआ था टेम्परेचर झांसी में, और बहुत आग हो गई थी। फिर जो 65 या 70 से लेके 110 तक, तो वो हाइपर थर्मोफाइल्स, बहुत ज़्यादा हाइपर माने बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब चारों की डेफिनेशन यही होंगी, आराम से देख लेना उन्हें, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पहला साइक्रोफाइल्स या क्रायोफाइल्स। द टर्म साइक्रोफाइल वाज फर्स्ट यूज बाई एस सिमिट नेल्सन, इनने यूज़ किया था। सिमिट नेल्सन का नाम काफ़ी आता है भैया, ऐसे बनो थोड़ा सा। एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन कोल्ड टेम्परेचर, बहुत कोल्ड पे, मैंने टेम्परेचर रेंज भी बताई थी वहाँ, -20 से +10 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल की बात करें तो ओसिलोटोरिया, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, मिथानोजेनियम एक्सेट्रा। देख लो ये ठंडे ठंडे लग रहे हैं, तो ज़्यादातर सर्दी वाले में जो एरिया में रहते हैं वो ठंडे होते हैं, और इनका तो भाई ग्रोथ भी ठंडी है, 10 से ऊपर अगर ये आए तो निपट गए। नेक्स्ट इज मीज़ोफिल्स, जो हमारे जैसे होते हैं 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो ये नॉर्मल है। एग्जाम्पल इकोलाई बोलते हैं जिसको, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एट्सेट्रा। न्यूमोनिया याद है, सर्दी में ज़्यादा नहाते हो तो बोला जाता है बचपन में, याद तो होगा। नेक्स्ट इज साइकोट्रॉप्स, कोल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया जिन्हें बोलते हैं हम लोग।
हैव ऑप्टिमल एंड मैक्सिमल ग्रोथ टेम्परेचर, माने ठीक भी है और थोड़ा ज़्यादा भी है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली होता है इनका। साइक्रोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर प्रिंसिपल कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड। भैया ऐसा है, सब जो आप खाना बनाते हैं वो सड़े ना इसलिए आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लेकिन वहाँ भी तो सड़ता है, तो कारण तो होगा। वो कारण ये है साइकोट्रॉप, क्योंकि ये उस रेफ्रिजरेटर में भी आराम से रह लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, एरोमोनास, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एट्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मोफाइल्स, ये पहले तो टर्म का मतलब समझ लो। थर्मोटीटा मीनिंग हीट और फिलिया मीन्स लव। जो हीट लविंग होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो हीट लविंग का मतलब ग्रो एट 50 डिग्री और उससे ऊपर पे जो ग्रो करते हैं, और इन्हें मिनिमम चाहिए होता है 45 एंड ऑफ्टन ऑप्टिमा बिटवीन 50 एंड 80 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मस एक्विटिकस, जियोगेमा बरोसी। ये राक्षस जैसे नाम है, लेकिन एक एक दो दो तो याद करते चलो, क्योंकि एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इन माइक्रो केस और ज़्यादातर एट्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपर थर्मोफाइल्स 80 से ऊपर वाले। ठीक है, थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा हॉट में रहते हैं। फर्स्ट डिटरमाइंड बाय थॉमस डी ब्रॉक इन 1965 इन हॉट स्प्रिंग्स इन येलो स्टोन नेशनल पार्क, वायोमिंग। लेबोरेटरी का नाम भी रख दिया इनने, लैब ही होगी भैया जहाँ प्रैक्टिकल हो रहे होंगे। द सेल membranes contains high levels of saturated fatty acid to retain its shape at higher temperature। ठीक है, आप जब ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं तो उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी उसी टाइप का होता है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, थर्मोटोगा सबसे अच्छा है, जो कि हाइपर थर्मो पे है तो थर्मोटोगा। ठीक है, एक तो याद मैंने करा ही दिया, बाकी एक कर लो जो अच्छा लगे इन दो में से। हो गया टेम्परेचर का खेल ख़त्म, दो बता दिए मैंने। अब तीसरा पीएच रिफर्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंडीशन। अब भैया पीएच तो पता है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, 9th से पढ़ने लगा था और मैं तो 7th से। ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ द मीडियम। भैया ये पीएच से तो स्ट्रांगली अफेक्ट होती है। ठीक है, अगर आपको एक बंद कर दें, आपको नहीं मतलब माइक्रोब्स को, एक किसी सॉल्यूशन में और वहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो निपट गया हो। ड्रेस्टिक वेरिएशन इन साइटोप्लाज्मिक पीएच डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनहिबिट। क्यों, वो भी लिखा हुआ है यहाँ, ज़्यादा हम समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी लिख के लाया हूँ। फिर भाई यहाँ भी मैं वही 4 टाइप का कुछ लेके आया हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू पीएच। तो जो 0 से 2 तक वो एक्सट्रीमली एसिडिक एसिडोफाइल्स होंगे। फिर 2 से 5 तक एसिडोफाइल्स, 5 मतलब 5 के ऊपर और 8 के नीचे तो न्यूट्रोफाइल, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, जैसा पीएच वैसा नाम। ठीक है, फिर 9 से 11 मतलब 12 तक लगभग एल्क्लोफाइल्स और 12 से ऊपर एक्सट्रीम एल्कोफाइल्स। हो गए याद, आराम से हो गए ना, कुछ नहीं रहा ना कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वहाँ बताया वही यहाँ लिखा है, केवल एग्जाम्पल बदल गया। एग्जाम्पल याद जरूर करो और बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया प्रेफर मीडिया ऑफ पीएच नियर न्यूट्रलिटी एंड यूजुअली कैन नॉट टॉलरेट पीएच वैल्यूज मच मोर बिलो 4 to 5। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा ही पीएच होता है 4 to 5 के बीच। नेक्स्ट इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ एसपीएम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक बहुत कम, आइसोटोनिक बिल्कुल सिमिलर माने सही, और हाइपर उससे ज़्यादा। ठीक है, वाटर एक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1/100। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन इट इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ प्योर वाटर। अब भैया यहाँ लिखा हुआ है वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू ये, तो इससे ही डेफिनेशन बन जाएगी। राम कहानी नहीं पढ़ाता हूँ मैं ट्रिक्स बताता हूँ यहाँ ओनली बस। ठीक है, राम कहानी लिखी है यहाँ भी और बुक्स में भी, और आराम से लिख लो। मेरे नोट्स में भी राम कहानी में नहीं लिखता, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, राम कहानी तो खुद ही बनाओ। अब क्लासिफिकेशन भी होगा ऑस्मोटिक, बाकी 3 तो पे भी बताया, मतलब तीनों पे बताया, ऊपर जितने बताया, टेम्परेचर भी, पीएच भी और ऑक्सीजन भी, तो इसका भी होगा। इसका ऑस्मोटोलरेंट,
और हेलोफाइल्स। ऑस्मोटोलरेंट आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो एट रिलेटिव हाई साल्ट कंसंट्रेशंस, एग्जाम्पल एरोमोनास एसपीपी, स्टेफाइल कोकोस एसपीपी। ठीक है, हेलोफाइल्स ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट एट कंसंट्रेशन अबव 0.2 to 0.6, एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम। ठीक है, आराम से लिख लो, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। बस थोड़ा सा और है, सब्र करो, 20 मिनट हो गए। अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरे तरह से अगर हम देखें तो ऑस्मोफिलिक, द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड हाई ऑस्मोटिक कंडीशन, वो ऑस्मोफिलिक। ऑस्मोफोबिक, फोबिक माने है उसको हेट करने वाले, तो द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट डाई इफ सब्जेक्ट टू सबस्ट्रेट ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंडीशन, मीन्स अगर हाई में रख देंगे तो निपट जाएंगे ये। हेलोफिलिक, द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट preferably grow in high osmotic condition produced by dissolved salt। ठीक है, ऊपर भी था ये। ऑस्मोड्यूरिक, those microbes that grow normally on substrate of moderate osmotic concentration। ठीक है, बस काम खत्म। Next is our water. It is a solvent in which molecules are dissolved. Bacterial cells consist of 80% of water। ठीक है, मेनली बैक्टीरिया है, इसलिए बैक्टीरिया कई बार आ जाता है, लेकिन है माइक्रोब्स के लिए। द वाटर एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सच एज सॉल्ट सुगर्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जितना वाटर पहुंचेगा उतनी भैया होगी कहानी, और वाटर तो सब जगह ज़रूरी है। नेक्स्ट CO2 और लाइट, ये भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो CO2 स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO2 रिक्वायर्ड बाई ऑल बैक्टीरिया विच इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। लाइट भी चाहिए। फोटोट्रॉफ बैक्टीरिया को तो भैया अपना खाना बनाने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? इसके पिछले लेक्चर में मैंने डाला हुआ है, जाओ देखो, वहाँ क्लासिफिकेशन बताया था, और पिछले में ही शायद न्यूट्रिशनल वाले में। ठीक है, तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया, प्लीज़ वो लेक्चर देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बहुत आराम से बता दिया, इतनी छोटी सी डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन, बैरोटोलरेंट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाई इंक्रीज प्रेशर, जिन्हें इंक्रीज प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बैरोफाइल्स या पीजोफाइल्स विच ग्रो एट मॉडरेटली हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि हाई पर होते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हेलोमोनास, सलारिया, जीनोफायोफोर्स एट्सेट्रा। 2 दिए, बाकी आपको ज़्यादा चाहिए तो सर्च कर लो, मिल जाएंगे, बुक तो मिल ही जाएगी। ठीक है। रेडिएशन, सनलाइट भी चाहिए होती है, द मेजर सोर्स होता है सनलाइट। तो इंफ्रारेड इज द मेजर सोर्स ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ का ही भैया बहुत बड़ा सोर्स है। आयोनाइजिंग रेज कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन विच में रिजल्ट इन डेथ। आयोनाइज जो रेज होती हैं वो डेथ प्रोड्यूस कर सकती हैं। विजिबल लाइट इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। विजिबल लाइट तो भैया चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी करना होता है माइक्रोब्स को। अब मैं तो थक गया हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे काम करना होता है और उसके बाद रात में लेके आता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ठीक है, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिए, फीस नहीं लेता हूँ भैया, 90,000 ले लेते हैं कॉलेज वाले, यूपी में तो इतना ही है। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी है तो, नंबर 9140403649, या मैसेज करके मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे नोट्स ले सकते हैं। लेकिन नोट्स भैया, नोट्स के लिए मुझसे कनेक्ट हो तो ना हो, आई एम सॉरी। Like this video if you like it, share it with your friends and motivate me. Comment me for my effort कि भैया कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो बताओ। ठीक है, चलते हैं। 23 मिनट 35 सेकेंड।